प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 6 है आपके पुष्पीय पादपों का शरीर, इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी चैप्टर के जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 6 है आपके अध्याय 6 है पुष्पीय पादपों का शरीर। तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर साथ साथ में आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं अपनी नोटबुक में तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो इन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं 7297831166, इस नंबर से संपर्क करके आप कक्षा 11 बायोलॉजी के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं कलरफुल नोट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर के अंदर पुष्पीय पादपों का शरीर यानी पादप का जो शरीर है, पादप का जो शरीर है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि पादप की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन इस चैप्टर के अंदर किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे टिश्यू यानी उत्तक की। तो उत्तक क्या है कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो समान संरचना व कार्य को संपन्न करे, क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। यानी कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो समान संरचना व कार्य को संपन्न करे, क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उसके बाद में देखिए उत्तक का वर्गीकरण आप देख सकते हैं। उत्तक वो दो प्रकार का होता है, एक तो विभज्योतकी उत्तक होता है और दूसरा प्रकार है आपके स्थायी उत्तक। आप देखिए विभज्योतकी उत्तक है वो भी आपके यहाँ पर 3 प्रकार में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें पहला प्रकार है आपकी शिरस्थ विभज्योतकी उत्तक। क्या होता है कि मूल तथा तने के अर्घ भाग में तथा इनकी लंबाई में वृद्धि। और दूसरा प्रकार कौन सा है? पार्श्व विभज्योतकी उत्तक, इसमें मूल व तने की मोटाई। और तीसरा है अंतर्वैसी विभज्योतकी, तो इसमें पर्व संधियों के बीच में। उसके बाद में स्थायी उत्तक आपके 2 प्रकार का होता है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक क्या होता है? इसमें एक ही प्रकार की सेल होती है और जटिल उत्तक है उसमें एक से अधिक प्रकार की सेल होती है। अब सरल उत्तक है वो 3 प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। और जटिल उत्तक है वो आपके 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद में हम बात करें जाइलम की। तो जाइलम क्या होता है कि यह वाहिका, जाइलम क्या होता है बच्चों? यह वाहिका, वाहिनिका और जाइलम पेरेनकाइमा व जाइलम तंतु से मिलकर बनता है। इसका कार्य क्या है कि मिट्टी में जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके अन्य भागों तक पहुंचता है। और प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम क्या होता है कि पहले बनने वाला जाइलम, पहले बनने वाला जाइलम। और मेटाजाइलम क्या होता है? बाद में बनने वाला जाइलम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में है बच्चों फ्लोएम। अब देखिए फ्लोएम क्या होता है? यह चलनी नलिका, यह चलनी नलिका सहचर कोशिका फ्लोएम पेरेनकाइमा व फ्लोएम तंतु से मिलकर बनता है। इसका कार्य क्या है कि पत्तियों में निर्मित भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाना। और प्रोटोफ्लोएम क्या है? पहले बनने वाला फ्लोएम। और मेटाफ्लोएम क्या है? बाद में बनने वाला फ्लोएम। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आप जरूर अच्छे से याद करना। इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जब प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तना, मेटाजाइलम परिधि की ओर हो तो ऐसे जाइलम क्या कहलाते हैं? आध्यादि दारू कहलाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि जब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर हो तथा मेटाजाइलम केंद्र की ओर हो तो ऐसे जाइलम को बाह्य दारू कहते हैं। और उसके बाद में देखिए बच्चों बाह्य तवचीय उत्तक तंत्र,
तो पौधों का सबसे भारी सतह बाह्य त्वचा प्राय एक सतह वाली होती है और यह उत्तक तंत्र का सबसे बड़ी आवरण है। इसमें बाह्य त्वचा, रंध्र तथा मूलरोम आते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि बाह्य त्वचा पादप के भागों की भारी त्वचा है और उसकी कोशिकाएं एक दूसरे से सही हुई होती हैं। इन कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मा कम होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्मा है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और बाह्य त्वचा की भारी सतह पर मोम की परत से ढकी होती है जिसे यूटिकल कहते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों नोट है यहाँ पर कि जड़ों में क्यूटिकल नहीं होती है जबकि पत्ती व तने में होती है। क्यूटिकल का मुख्य कार्य क्या है, जल की हानि को रोकने का होता है, जल की हानि को रोकने का होता है। उसके बाद में है बच्चों बाह्य त्वचा पर पाई जाने वाली संरचना। इसमें पहला है रंध्र, दूसरा है मूल रोम, तीसरा है आपके त्वचा रोम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रंध्र की, यानी रंध्र क्या होता है। तो रंध्र यानी स्टोमेटा क्या होता है, तो यह एक ऐसी संरचना होती है जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होती है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, गैसों के विनिमय में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और प्रत्येक रंध्र में दो रोम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है। द्वार कोशिकाओं के पास में कुछ कोशिकाएं और पाई जाती हैं जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद में है मूल रोम। अब देखिए मूल रोम क्या होता है, तो मूल रोम है वो बाह्य त्वचा की सेल पर, यानी बाह्य त्वचा की जो कोशिका है, सेल है, उस पर अनेक मूल रोम जो लवण, खनिज लवणों के अवशोषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके बाद में है त्वचा रोम। तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम कहलाते हैं और ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, बहुकोशिकीय होते हैं। उसके बाद में है भरण उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचा तथा सेवन बंडल के अंतरिक्त सभी उत्तक भरण उत्तक कहलाते हैं। उसमें तीनों सरल उत्तक पेरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा व कोलेन्काइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पेरेन्काइमा कोशिकाएं प्राय वत्पुट यानी कॉर्टेक्स, परिरंभ, पैरासाइकिल, पित्त, मज्जा किरणें में मज्जा जो किरणें हैं उनमें होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट दे रखा है कि पत्तियों में भरण उत्तक पतली भित्ति वाले क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, पर्ण मध्योतक कहते हैं। उसके बाद में है बच्चों सेवन उत्तक। अब देखिए सेवन उत्तक क्या होता है कि सेवन उत्तक है तंत्र में जाइलम, फ्लोएम आते हैं और अक्ष पी दोनों मिलकर सेवन बंडल का निर्माण करते हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम है वो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सेवन बंडल का निर्माण करते हैं। और ऐसे सेवन बंडल जिसमें जाइलम व फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है तो वे सेवन बंडल खुले होते हैं। और जब जाइलम व फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं पाई जाती है तो वे बंद बंडल कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इस नोट को आपको जरूर पढ़ना है कि एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम है वो नहीं पाई जाती है। यानी एक बीजपत्री पादप है उनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है, अर्थात यह बंद बंडल होते हैं। और द्विबीजपत्री पादपों में कैम्बियम है वो पाई जाती हैं, अर्थात खुले बंडल कहलाते हैं। और जब जाइलम तथा फ्लोएम एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाए जाते हैं तो उस प्रकार का सेवन बंडल एरिये सेवन फूल कहलाता है। और जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर उपस्थित हो तथा जाइलम अंदर की ओर व फ्लोएम बाहर की ओर हो तो इसे हम संयुक्त सेवन फूल कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है पत्ते और तन्ने में। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, इसका भी आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। उसके बाद में यह दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है बच्चों संयुक्त बंद और दूसरा है आपके संयुक्त खुला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों का शरीर। यानी एक बीजपत्री पादप हैं और द्विबीजपत्री पादप हैं, उनका शरीर है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले एक बीजपत्री जड़ यहाँ पर दिया गया है, तो इनका जो शरीर है वो द्विबीजपत्री मूल में समान होता है। उसमें बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, वल्कुट, एंडोडर्मिस, अंतस्तवचा, परिरंभ, सेवन बंडल तथा पित्त होते हैं। और एक बीजपत्री मूल में
कैम्बियम है वो नहीं होती है। और पौधे की कोशिकाएं बड़ी और बहुत विकसित होती हैं और जाइलम की संख्या प्राय 3 से 5 तक होती है, अतः यह बहुआदिदायक होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है बच्चों द्विबीजपत्री मूल। अब देखिए द्विबीजपत्री मूल क्या होते हैं कि भाई ये त्वचा एक कोशिकीय सतह होती है। सबसे बाहरी भित्ति एपिडर्मिस बाह्य त्वचा की होती है और उस एपिडर्मिस पर कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। और उसके बाद में जो पेरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम वलकुट की कोशिकाएं कहते हैं। वलकुट की जो कोशिकाएं हैं उनमें अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है। उसके बाद में है बच्चों अंतस्त्वचा। अब देखिए अंतस्त्वचा क्या है, एंडोडर्मिस की कोशिकाओं पर कुछ पट्टिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहते हैं। कैस्परी नामक वैज्ञानिक ने उन पट्टिकाओं की खोज की और ये पट्टिकाएं जल के अपारगम्य तथा उन पर मोम व सुबेरिन का निक्षेपण है वो किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है एंडोडर्मिस से भीतर की ओर मोटी भित्ति पाई जाती है जिन्हें परिरंभ की कोशिकाएं कहते हैं और पित्त छोटी तथा अस्पष्ट होती है। 7 उत्तक जाइलम और फ्लोएम है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर नोट दिया गया है एंडोडर्मिस के अंदर की और सारे उत्तक परिरंभ 7 उत्तक पित्त और आदि मिलकर रंभ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों, रंभ का निर्माण करते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर डायग्राम आपको दिया गया है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके जो नाम दिए गए हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करें तने की, यानी तना क्या होता है, एक बीजपत्री तना क्या होता है। तो एक बीजपत्री तने की भाई ये त्वचा पर त्वचा रोम है वो नहीं पाए जाते हैं। एक बीजपत्री तने में एपिडर्मिस स्केलेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है और वलकुट में कोई सतह होती है और 7 बंडल प्राय बहुत सारे व बिखरे हुए पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे दे रखा है कि 7 बंडल के चारों ओर स्केलेनकाइमा कोशिकाओं का आवरण वो पाया जाता है। उसके बाद में बच्चों नोट दिया गया है कि एक बीजपत्री तने में 7 बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है द्विबीजपत्री तना। अब देखिए द्विबीजपत्री तना क्या होता है, इसमें बाहर की ओर बाह्य त्वचा एपिडर्मिस पाई जाती है और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। एपिडर्मिस व परिरंभ की कोशिकाओं के बीच में वलकुट की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतस्त्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और एंडोडर्मिस में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें स्टार्च है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि प्रत्येक 7 बंडल युक्त मध्य आदिधारु तथा खुले होते हैं और तने में पित्त केंद्र में होती है। उसमें गोलाकार पेरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय पाए जाते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में बच्चों ये डायग्राम्स हैं आपके, इनको भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसमें 4 डायग्राम हैं। एक तो आपके तने की अनुप्रस्थ काट है जिसमें द्विबीजपत्री है और एक आपके एक बीजपत्री है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपकी पत्ती। अब देखिए पत्ती की हम बात करें तो यहाँ पर द्विबीजपत्री जो पत्ती है इसमें बाह्य त्वचा पर्ण मध्योतक भरण उत्तक तथा 7 तंत्र आते हैं। बाह्य त्वचा की जो ऊपरी सतह है उसमें अभ्यक्ष सतह तथा पिपली बाह्य त्वचा सतह कहते हैं। उसके बाद में देखिए अगला जो है आपको दे रखा है कि बाह्य एपिडर्मिस पर क्यूटिकल उपस्थित होती है और निचली बाह्य त्वचा पर रंध्र अधिक पाए जाते हैं। उन रंध्रों को क्या कहते हैं, गृतीय रंध्र कहते हैं और ये रंध्र मरुदभिद पादपों में देखने को मिलते हैं और द्विबीजपत्री पत्तियों में ऊपरी बाह्य त्वचा तथा निचली बाह्य त्वचा के मध्य पर्ण मध्योतक है वो पाया जाता है और यह पर्ण मध्योतक 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होता है जिसमें स्तंभ पेरेन्काइमा है और स्पंजी पेरेन्काइमा है। स्तंभ पेरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे होती है और इसकी कोशिकाएं लंबी व समांतर होती हैं और जो स्पंजी पेरेन्काइमा स्तंभ है
स्तंभ पेरेन्काइमा के नीचे होता है और इसकी कोशिकाएं अंडाकार या गोल होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। इन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान पाया जाता है जिसे वायु गुहिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वायु गुहिका। और पर्ण मध्योतक कोशिका में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और दूसरी स्पंजी कोशिका होती है, 7 बंडल पाए जाते हैं और जो संयुक्त वही फ्लोएमी तथा मध्य आदि धारु कहते हैं। उसके बाद में बच्चों एक बीजपत्री पत्ती, तो इसमें ऊपरी बाह्य त्वचा व निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होते हैं क्योंकि उनमें रंध्रों की जो संख्या है वो समान होती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि एक बीजपत्री पत्तियों की बाह्य त्वचा पर बुली फॉर्म कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खोलने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने पर पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती हैं बच्चों? मुड़ जाती हैं। उसके बाद में देखिए इसमें आगे दिया गया अगला पॉइंट कि यहाँ पर पर्ण मध्योतक स्तंभ और स्पंजी पेरेन्काइमा में क्या होता है? विभेदित नहीं होता है। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं, 2 डायग्राम इसमें दिए गए हैं। उसके बाद में है बसंत दारू और शरद दारू। तो देखिए बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होती है जिसकी वजह से बसंत की मौसम में बनने वाली काष्ठ बसंत दारू कहलाती है, जबकि सर्दियों में कैम्बियम कम सक्रिय होती है जिससे बनने वाली काष्ठ शरद दारू कहलाती है। सर्दियों में कैम्बियम कम सक्रिय रहती है, कम एक्टिव रहती है। और यहाँ पर शरद काष्ठ व बसंत काष्ठ दोनों एक दूसरे के एकांतर क्रम में वलय के रूप में पाई जाती हैं जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। और वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर पौधों की आयु का जो अनुमान है वो लगाया जा सकता है। उसके बाद में द्वितीयक वृद्धि। अब देखिए मूल और तना लंबाई में शिरस्थ विभज्योतक से बढ़ते हैं और उसमें प्राथमिक वृद्धि होती है, जबकि अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त तने की मोटाई भी बढ़ती है। उस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। उसके बाद में बच्चों नोट दिया गया है कि एक बीजपत्री तने व एक बीजपत्री मूल में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, जबकि द्विबीजपत्री तने व मूल में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। पार्श्वी विभज्योतक 7 कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। उसके बाद में है बच्चों अंतकाष्ठ व रसदार। तो अंतकाष्ठ व रसदार क्या है कि लंबी आय वाले वृक्षों में जाइलम का अधिकांश भाग केंद्रीय भाग अथवा सबसे भीतरी भाग भूरे अथवा काले रंग का ही हो जाता है, उसे हम अंतःकाष्ठ कहते हैं। और उस काष्ठ में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, उदाहरण है गोंद है, रेजिन है, टेनिन है, आवश्यक तेल हैं आदि। उसके बाद में ये पदार्थ अंतःकाष्ठ को विभिन्न प्रकार के कीड़ों से बचाते हैं। अंतःकाष्ठ से जल का सेवन नहीं होता है, यह तने को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है कि अंतःकाष्ठ में उपस्थित कोशिकाएं मृत होती हैं और जाइलम के परिधीय क्षेत्र में उपस्थित काष्ठ को रसधारु कहते हैं, जो हल्के रंग की होती है और उसमें जीवित पेरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह मूल से पानी तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती है। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 के जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नोट्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।